हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। सिक्स की साइंस की क्लास में हम कर रहे हैं चैप्टर 8 शरीर में गति बॉडी मूवमेंट्स। चैप्टर इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट होती है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे और बहुत से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, चैप्टर को बहुत अच्छे से आप भी पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर में आप जानते हैं कि सभी सजीव गति करते हैं। छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि गति सजीवों का एक अभिलाक्षणिक गुण है, यानी हम ये बता सकते हैं कि अगर कोई जीव गति कर रहा है तो वो सजीव है। ओके, निर्जीव कभी भी गति नहीं करते। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती है। अगर सभी सजीव गति करते हैं तो हमारे शरीर में भी बहुत सारी गतियाँ होती हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर पाते हैं, और कुछ गतियाँ ऐसी होती है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं। हृदय का धड़कना, पलकों का झपकाना, आपके अंगों का हिलना, आपके चेस्ट का मूवमेंट होना जब आप सांस लेते हैं, तो ये सारी आपके शरीर में होने वाली अलग अलग प्रकार की गतियाँ हैं। अब गति जो है वो सभी सजीव जो है वो दो प्रकार की विधियों से मुख्यतः गति करते हैं। पहला हो जाता है गमन। गमन कहते हैं लोकोमोशन, यानी अपना स्थान परिवर्तन करना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक जाना, वो क्या कहलाता है? गमन कहलाता है। जैसे कि सभी प्रकार के जंतु करते हैं। जंतु सामान्यतः गति गमन विधि द्वारा ही करते हैं, वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसके बहुत सारे तरीके, गमन करने के बहुत सारे लाभ होते हैं, ताकि जंतु अपना भोजन ग्रहण कर से अपने शिकार को पकड़ने के लिए या शिकार से बचने के लिए, अनेक प्रकार से अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपना आवास ढूंढने के लिए गमन करते हैं। तो गमन या गति करने के उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ओके, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो केवल अपने ही स्थान पर रहकर गति करना पसंद करते हैं, यानी प्लांट्स गति करने के लिए गमन विधि को नहीं अपनाते, वो केवल अपने ही स्थान पर रहकर गति करते हैं। जैसे पादपों के, वृक्षों की जो डालियाँ होती है वो हिलती है, शाखाओं का हिलना, पत्तियों का सिकुड़ना। और इसके अलावा आप देखेंगे कि सूरजमुखी का जो प्लांट्स होता है उसका जो फ्लावर होता है सूरजमुखी का, वो सूर्य की दिशा में गति करता है। तो इसके बारे में जो डिटेल स्टडी हम क्लास 9 नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 9 उसमें करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि विभिन्न जंतुओं में जो गमन अंग होते हैं या गमन की जो विधियाँ होती है वो अलग अलग प्रकार से होती हैं। मैंने आपको कहा था कि गमन अंग, जो जंतु गमन करेगा उसके लिए उसके अंग जो होते हैं वो सभी में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे गाय या चौपाया जंतु जो होती हैं उनमें 4 पैर गमन अंग कहलाएंगे, क्योंकि वो चारों पैरों की सहायता से गमन करते हैं। मनुष्यों में केवल 2 पैर जो होते हैं वो ही गमन अंग कहलाएंगे, और ये जो इनकी जो गमन की विधि होती है वो चलकर, पक्षी उड़कर गति करते हैं या गमन करते हैं, तो पक्षियों में गमन अंग क्या हो गए? उनके पंख हो गए। मछलियाँ तैरकर गमन करती हैं तो उनकी जो गमन अंग होंगे उनके फिन्स हो गए, पख हो गए। ठीक है, इसी तरह से केचुआ या सांप जो है वो रेंग कर गति करते हैं, तो उनके शरीर की जो मांसपेशियाँ होती है वो उनके गमन में सहायता करती है। तो इस प्रकार से जंतुओं में अलग अलग प्रकार के गमन के अंग होते हैं। गति, अगर हम गति को परिभाषित करने का प्रयास करें जीव विज्ञान की दृष्टि से, तो उसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई शरीर का अंग अपनी धुरी के साथ समय में धुरी के सापेक्ष या समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। जैसे मान लीजिए, इस चीज़ को आप इस तरह से समझेंगे, मान लीजिए ये गर्दन है या खोपड़ी है, ये क्या करती है? मेरुदंड इसकी धुरी बन जाए। ठीक है, मान लो मेरुदंड को हमने क्या मान ली? उसकी धुरी। तो खोपड़ी अगर मेरुदंड की धुरी के इर्द गिर्द इस प्रकार से गति करती है, या वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे? उसे खोपड़ी में होने वाली गति कहेंगे, या हम कह सकते हैं सिर हिल रहा है, डुल रहा है। ओके, तो शरीर का कोई भी अंग इस तरह से गति कर सकता है अगर उसकी धुरी के इर्द गिर्द वो गति कर रहा है या अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। ओके, तो मानव शरीर जो है वो सामान्यतः कंकाल तंत्र और मांसपेशियों की सहायता से गति करता है। यह आप याद रखिएगा, मानव शरीर में गति करने के लिए जो स्पेशल एक पूरा सिस्टम पाया जाता है, वो सिस्टम होता है स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र हम इसे कहेंगे। इसके साथ साथ इस
कंकाल तंत्र की जो सहायता करता है वो मांसपेशियां करती है, ठीक है, मसल्स आप इसको कहते हैं। कंकाल तंत्र शरीर में पाया जाने वाला, अब आपको पता होना चाहिए कंकाल तंत्र है क्या। तो कंकाल तंत्र शरीर में पाया जाने वाला एक ढांचा है जो शरीर को सहारा प्रदान करता है, शरीर में गति कराने में सहायता करता है, शरीर को एक आकार प्रदान करता है। अगर मान लो कंकाल तंत्र नहीं होता आपके शरीर में तो आपका शरीर क्या होता है, एक मांस का थैला होता, क्योंकि उसको एक थैले के समान जहाँ रख दिया जाए वही रख जाएगा, ना उसमें गति होती, ना उसको आकार प्रदान होता, एक पर्टिकुलर आकार नहीं मिलता, ना उसको सहारा मिलता। ओके, तो कंकाल तंत्र शरीर में पाया जाने वाला एक मूलभूत ढांचा हम कह सकते हैं, जिसकी सहायता से शरीर गति करता है, शरीर खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, सहारा लेता है और साथ ही साथ शरीर को एक आकार मिलता है, ठीक है। कंकाल तंत्र अस्थियों, उपास्थियों और संधियों से मिलकर बना होता है। अस्थियाँ क्या होती है, हड्डियाँ, ओके। उपास्थियाँ हड्डियों का ही एक रूप है, इसके बारे में भी हम डिटेल बताएंगे आगे, और साथ ही साथ संधियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो कंकाल तंत्र मुख्यतः अस्थियाँ, उपास्थियाँ और संधियों से मिलकर बना होता है, और कंकाल तंत्र में कुल 206 अस्थियाँ होती है, इसके बारे में आपको पता है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कंकाल तंत्र में हमारे शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 206 होती है, ओके। तो ये आप सब समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं अगर आपको कहूँ कि आप अपनी हाथ को मोड़ लो और आप आसानी से उसको मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप हाथ को कोहनी से मोड़ते हैं तो आपका हाथ कोहनी की सहायता से मुड़ जाएगा, आपकी कलाई की सहायता से मुड़ जाएगा, आपका जो कंधे वाला भाग है वहाँ से मुड़ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपके कोहनी से लेकर, जिस तरह से ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से मैं एक वुडन स्केल को या प्लास्टिक की स्केल जो होती है वो, उसको अगर आपके हाथों में इस प्रकार से बांध दूँ कि वो कोहनी से सटा हुआ हो, और अब मैं आपको कहूँ कि आप इसको क्या करो कि मोड़ो, तो क्या आप मोड़ सकते हो? आप नहीं मोड़ पाओगे। क्यों नहीं मोड़ पाओगे? क्योंकि आपका जो पूरा हाथ है वो केवल एक अस्थि का नहीं बना हुआ है। ये पूरा जो आपको एक्सपेरिमेंट मैंने बताया, या ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, इससे आपको ये पता चलता है कि आपकी जो आपका शरीर का ये जो पूरा भाग है हाथ, ये केवल एक अस्थि से नहीं बना है या कोई भी एक चीज़ से नहीं बना है, ओके। इसके टुकड़े हैं, इट मीन्स ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कठोर अस्थियाँ हैं, कठोर हड्डियाँ हैं, जिनसे मिलकर ये हाथ आपका बना हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि ये हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई है, और जुड़कर जिस स्थान पर ये हस्तियाँ जुड़ी हुई है उस स्थान को हम कहते हैं संधि। संधि से ही हम क्या करते हैं, अपने हाथ को मोड़ पाते हैं, या जहाँ पर अस्थियाँ जुड़ती है आपस में उसी स्थान पर ये अस्थियाँ आपस में मुड़ पाती है या गति कर पाती है, ओके। तो जिस स्थान पर अस्थियाँ आपस में जुड़ती है वह स्थान संधि या जोड़ कहलाता है। क्लियर? तो देखिए इस चित्र में आप देखना, ये जो दो अस्थि है 1 और 2 जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ओके, ये 1 और 2 अस्थियाँ आपको दिखाई दे रही है। ये दोनों अस्थियाँ इस स्थान पर आकर जुड़ी है। ये जो स्थान है ये स्थान कहलाएगा संधि या जोड़ या जॉइंट, ओके। बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में जो होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की संधियाँ पाई जाती है। हमारी जो शरीर में 206 अस्थियाँ हैं, वो सभी अस्थियाँ जो होती है वो किसी न किसी रूप में आपस में जुड़ी हुई है, और ये जो जुड़ी हुई है स्थान जो है वो संधि या जॉइंट कहलाता है। तो ये जॉइंट्स जो होते हैं वो भी शरीर में 2 तरह के होते हैं। एक होता है अचल संधि, अचल यानी जो फिक्स पॉइंट होते हैं, ओके, और एक होता है चल संधि जो कि मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। अचल संधि जो फिक्स जॉइंट है, जो हिलते नहीं हैं, अचल, ठीक है ना। तो नाम से आपको पिक करना है इसको कि जो चल नहीं सकता, संधियाँ नहीं चलती है, संधियों पर अस्थियाँ गति करती है। क्लियर? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि अचल संधि वह स्थान होता है जहाँ पर अस्थियाँ गतिमान नहीं होती, यानी कि अस्थियाँ आपस में केवल जुड़ रही है, केवल आकार प्रदान कर रही है, लेकिन वहाँ पर अस्थियाँ गतिमान नहीं होगी, वो केवल एक ढांचा बनाने के लिए आपस में जुड़ी होती है।
क्लियर। तो अर्थात वह संधि जिस पर अस्थियां गतिशील नहीं हो पाती या वह संधियां जिस पर अस्थियां गति नहीं कर पाती है, केवल आपस में जुड़ती है, ऐसी संधियों को हम कहते हैं अचल संधि, जो चल नहीं सकती, मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड है। ओके, तो इसे हम कहेंगे अचल संधि। और ये कहाँ पाई जाती है शरीर में? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा। अचल संधि हमारे शरीर में कपाल यानी कि खोपड़ी की अस्थियों में पाई जाती है। खोपड़ी जो आप देख रहे हैं ये एक अस्थि से नहीं बनी हुई, इसमें बहुत सारी अस्थियां दिखाई देती है। जैसे थोड़ा सा जूम करके अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए, ये जो कपाल की अस्थियां है, इसमें आपको ये बारीक लाइनें और दिखाई दे रही है। ये एक अस्थि से नहीं बनी है, ये बहुत सारी अस्थियां आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सारी अस्थियां जो है ये केवल जुड़कर क्या बना रही है? हर एक अस्थि जो है वो जुड़ी हुई है दूसरी अस्थि से, लेकिन वो मूव नहीं कर सकती, वो गतिमान नहीं हो सकती, वो केवल क्या है? जुड़ी हुई है और फिक्स्ड है। ओके, तो ये संधियाँ जो है वो केवल क्या कर रही है? यहाँ पर जो जॉइंट्स है वो क्या कर रहे हैं? केवल इसको आकार या ढांचा बना रहे हैं। ओके, तो कपाल खोपड़ी की अस्थियाँ जो होती है वो है अचल संधि का प्रकार। इसी तरह से जो ऊपरी जबड़ा है, आपका जो ऊपरी जबड़ा है वो भी आप नहीं हिला पाते हो, नहीं हिला पाते हो, आप निचला जबड़ा हिलाते हो। ओके, बोलते समय, खाते समय। तो ऊपरी जबड़ा जो है वो भी क्या है? आपके अचल संधि का ही प्रकार है। इसी के साथ आप देखिएगा आपका पसली पिंजर, जो आप वक्ष की जो पसलियाँ हैं वह भी क्या है? आपके वक्ष की पसलियाँ भी क्या है? आपके अस्थियाँ जो है वो गति नहीं कर पाती है, इसलिए वो अचल संधि का प्रकार है। चल संधि जो है वो कहलाती है जिस स्थान पर अस्थियाँ गतिमान होती है, यानी कि ऐसी संधि जहाँ पर अस्थियाँ गतिशील अवस्था में पाई जाती है या अस्थियाँ गति कर पाती है, तो उन संधियों को हम कहते हैं चल संधि, यानी कि ये संधियाँ अस्थियों को चलायमान अवस्था में रखती है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम चल संधि कह रहे हैं। चल संधि हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। वैसे तो 4 प्रकार की होती है, लेकिन आपके बुक में मेंशन 3 प्रकार का किया हुआ है, तो आप अभी 3 प्रकार की संधियों के बारे में ही देखें। फर्स्ट है कंदुक खलिका संधि, सेकंड है हिंज या कब्जा संधि, और थर्ड है धुराग्र संधि। कंदुक खलिका संधि इसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज संधि को कहा जाता है आपके हिंज संधि या कब्जा संधि, जो दरवाजे पे कब्जे की समान होती है। और धुराग्र संधि जो पिवट या कीलक संधि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की संधि है। ये संधियाँ आपको डिटेल में इसके बारे में स्टडी करनी है कि ये संधियाँ आपके शरीर में कहाँ कहाँ होती है, किस तरह से ये बॉडी के किस अंग को मूवमेंट कराती है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। क्लियर? तो तीनों संधियों को आप क्लियरली अच्छे से याद करेंगे, कहाँ होते हैं एग्जाम्पल याद करेंगे, साथ में इनका डायग्राम भी तैयार करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट हम ले लेते हैं कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि, देखिए इस वर्ड का मीनिंग जो है इसमें नाम में छुपा हुआ है इसका सारा सार। तो कंदुक वर्ड का मीनिंग होता है, कंदुक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है गेंद। ओके, जिसका अर्थ क्या होता है? गेंद, बॉल। खलिका वर्ड का मतलब होता है खाच। क्या वर्ड का मतलब होता है? खाच। ओके, तो खाच या खड्डा, तो ये बेसिकली दो कह सकते हैं हम, 2 बोन्स से मिलकर बनी होती है, 2 अस्थियां मिलकर इसका निर्माण करती है। तो आप देखना कंदुक यानी एक अस्थि का सिरा जो होता है वो गेंद के समान होता है। इस चित्र में देखिए, एक अस्थि का सिरा जो होता है वो गेंद के समान होता है, और दूसरी अस्थि का जो आगे वाला सिरा होता है ना, वो होता है कटोरी के समान खाँच, अवतल भाग होता है उसका, कटोरी के समान खाँच वाला भाग होता है। ठीक है, जिस तरह से एक कटोरी के अंदर अगर आप गेंद को इस तरह से रख कर घुमाने की कोशिश करो तो गेंद पूरी तरह से घूम जाती है। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि ये जो कंदुक खलिका संधि में एक अस्थि का जो सिरा होता है वो गेंद के समान होता है गोल, और दूसरी अस्थि का सिरा जो होता है वो क्या होता है? खाँच नुमा भाग होता है। तो उस खाँच वाले हिस्से में ये गेंद वाला हिस्सा आसानी से फिट हो जाता है और पूरी दिशाओं में, सभी दिशाओं में आसानी से घूम सकता है। जैसे
इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आप इस एक्टिविटी को कीजिए अपने घर पे। आप क्या करेंगे, आपके कंधे वाले हिस्से को पकड़ ले एक तरफ से, दूसरे एक हाथ से दूसरे हाथ वाले कंधे वाले हिस्से को, या हम कह सकते हैं कि राइट हैंड से लेफ़्ट वाले को पकड़ ले, और पकड़ के राइट हैंड लेफ़्ट वाले हाथ को हिलाने का पूरा प्रयास करें। तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड जो है आपका वो पूरी तरह से चारों ओर गोल गोल घूम जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप दूसरे वाले में भी ट्राई करेंगे तो आपके दोनों हाथों की अस्थियाँ आप देखेंगे कि आपके कंधे की अस्थियों के साथ पूरी तरह से गोल गोल घूम जाती है। ठीक है, तो ये जो उदाहरण मैंने आपको बताया ये बॉल और सॉकेट जॉइंट का प्रकार है, यानी कि ये कंदुक खलिका संधि है। इसमें आपके हाथ का जो अस्थि होती है, हाथ की जो ऊपर वाली अस्थि होती है जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, वो अस्थि जो होती है वो आपके शोल्डर यानी कंधे की अस्थि के साथ आसानी से जुड़ जाती है। हाथ की अस्थि कंदुक के समान गोल होती है। एक बार वापस देखिए इसको, इस चित्र में हाथ की अस्थि जो होती है वो कंदुक के समान गोल होती है। ठीक है, और जो शोल्डर वाला हिस्सा होता है, शोल्डर ग्रीडर जो होता है, यानी कि ये अंश मेखला, इसे कहते हैं कंधे की अस्थि अंश मेखला। तो अंश मेखला का अग्रिम हिस्सा जो होता है वो खांच के समान गोल होता है। इस गोल भाग के अंदर ये कंदुक वाला गोल सिरा आसानी से जुड़ जाता है और सभी दिशाओं में ये मूवमेंट कर सकता है। आसानी से आप इसको घुमा सकते हो, 360 डिग्री आसानी से आप इसको घुमा सकते हो। ठीक है, तो कंदुक खलिका संधि में एक अस्थि का सिरा गेंदनुमा और दूसरी का खांच या खलिका में जुड़ता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में अस्थियों को स्वतंत्र रूप से घुमा सकती है, और ये संधि हमारे शरीर में कंधे यानी कि अंश मेखला और साथ ही साथ कूल्हा वाला क्षेत्र यानी कमर कोटी का क्षेत्र जो होता है उसे कूल्हा क्षेत्र या श्रोणी मेखला कहा जाता है। जहाँ पर कमर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर एक बड़ी सी अस्थि होती है जो आपकी मेरुदंड के साथ जुड़ी हुई होती है, ये इस प्रकार की, और वो अस्थि जो है वो श्रोणी अस्थि कहलाती है। श्रोणी अस्थि दो प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनती है, इसे हम श्रोणी मेखला कहते हैं। ठीक है, तो श्रोणी मेखला के अंदर जो पैर का ऊपर जांग वाला हिस्सा होता है उसे फीमर कहा जाता है। वो फीमर आकर जुड़ता है, तो जो आपका श्रोणी अस्थि है हिप ग्रिडल वो तो होती है खलिका। ठीक है, और जो बोन फीमर है यानी कि फीमर अस्थि जो है वो पैर की अस्थि वो होती है गेंदनुमा कंदुक। ओके, तो इस तरह से ये कंदुक खलिका संधि का निर्माण करती है। बॉडी के अंदर आपके अंश मेखला और श्रोणी मेखला में ये संधि पाई जाती है। ठीक है, तो आज आप अपने घर पे इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस चित्र में देखिए श्रोणी का ये जो श्रोणी अस्थि में ये जो खलिका वाला भाग आपको दर्शाया गया है ये खलिका है, और ये जांग की अस्थि का गोल बॉल वाला हिस्सा। ओके, तो कंदुक खलिका संधि होपफुली आपको समझ में आ गई। आगे देखें, हिंज यानी कि कब्जा संधि। ये जो है ये आपके दरवाजे में कब्जा, आपके घर में जो दरवाज़ा होता है उसमें जो छोटे छोटे कब्जे लगे होते हैं, उन कब्जों को अब देखिएगा। वो कब्जे जो होते हैं वो आपके दरवाजे को केवल एक ही दिशा में गति कराते हैं। बैक साइड में एक पर्टिकुलर लेंथ तक आप पीछे लेने के बाद उसको वापस पूरा का पूरा पीछे नहीं घुमा सकते हो। जैसे अभी आपने अपने हाथ को पूरा गोल घुमा दिया था उस प्रकार से आप नहीं घुमा पाओगे। ठीक है, तो यानी कि एक पूरी दिशा में जाने के बाद एक ब्लॉक लग जाता है और ब्लॉक के बाद दरवाज़ा वापस उसकी पुरानी दिशा में वापस नहीं लौट पाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कब्जा। ये कब्जा क्या करता है, दरवाजे को एक ही दिशा में गति कराता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी क्या होती है, एक अस्थि पाई जाती है, दो अस्थियाँ पाई जाती है जो कब्जा संधि का निर्माण करती है। ये कब्जा संधि या हिंज संधि जो होती है वो आपके घुटने और कोहनी में पाई जाती है। आप कोहनी को ऊपर उठाइए, आप देखेंगे एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही आप उसको ऊपर उठा पाते हैं और पर्टिकुलर लेंथ तक ही आप उसको नीचे ले जा पाते हो, उसके बाद उसको वापस उल्टा नहीं घुमा सकते। जैसे इसमें देखिए आप चित्र में, इस कोहनी को आप ऊपर उठा सकते हैं, इस कोहनी को आप बराबर इसी दिशा में ला सकते हैं, इस दिशा में ला सकते हैं, लेकिन इससे नीचे आप नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो ये जो कोहनी का हिस्सा है जहाँ पर ये कोहनी की दो अस्थियाँ जुड़ी हुई है हाथ की, वो क्या है, कब्जा संधि की सहायता से जुड़ी हुई है, जिसमें
हाथ के नीचे वाला हिस्सा और हाथ के ऊपर वाला हिस्सा यानी ह्यूमरस और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं रेडियो अल्ना। ठीक है, तो रेडियो अल्ना अस्थि और ह्यूमरस अस्थि जो है वो दोनों आपस में कब्जा संधि या हिंज संधि द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि केवल एक ही दिशा में अस्थि को गति करवा सकती है। ओके, कोहनी में होती है ये, हाथों की अंगुलियों में भी होती है। हाथों की अंगुलियों को भी आप मोड़ के देखें, आप पीछे की तरफ अंगुलियों को नहीं मोड़ पाते। घुटना सेम प्रोसेस, और पैरों की अंगुलियां ये भी क्या होती है, आपस में हिंज संधि या कब्जा संधि द्वारा जुड़ी रहती है, जो केवल एक ही दिशा में गति कर सकती है। ठीक है, इसी तरह से धुराग्र संधि, धुराग्र संधि जो होती है उसे कीलक संधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अस्थि का एक हिस्सा जो होता है वो बहुत पॉइंटेड कील के समान होता है, इसीलिए इसे कीलक संधि भी कहते हैं। तो ये संधि जो होती है वो मेनली हमारे गर्दन और खोपड़ी के मध्य पाई जाती है। ये देखिएगा, मेरुदंड का जो अग्रिम हिस्सा होता है वो एक कील के समान नुकीला भाग होता है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। इस कील के समान नुकीले हिस्से पर खोपड़ी का हिस्सा आकर बैठता है और टिका रहता है। ठीक है, तो मेरुदंड के कील वाले हिस्से पर खोपड़ी टिकी रहती है और इससे खोपड़ी को जो गति मिलती है वो सिर हमारा आगे की तरफ, पीछे की तरफ, देखना सिर आगे की तरफ झुकता है, पीछे की तरफ झुकता है, और दाएं और बाएं झुक सकता है 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो 90 डिग्री के कोण पर ये झुक सकता है, यानी लंबवत आगे पीछे दाएं बाएं ये झुक सकता है। तो ये संधि जो है वो इस प्रकार से गति करती है। तो आपको ये याद रखना है कि शरीर के अंदर 3 प्रकार की चल संधियाँ पाई जाती है। इन चल संधियों के एग्जाम्पल्स याद करने हैं, ये शरीर में कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार से उपस्थित होती है, और साथ ही साथ ये अस्थियों को गति किस प्रकार से करवाती है और इनका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शरीर में कंकाल तंत्र किस तरह से कार्य करता है, मांसपेशियाँ कैसे कार्य करती है, और हमारे अलावा अन्य जंतु जो है वो गति किस प्रकार से कर पाते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।